नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आइए शुरू करते हैं हम लोग KVS PGT का आरोह भाग 1 जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें से आज 2 रचनाओं की चर्चा हम लोग करेंगे। एक तो नमक का दरोगा जो प्रेमचंद का है और दूसरा मियां नसीरुद्दीन जो कृष्णा सोबती का है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो चुका है 10 दिसंबर से ही, जिसमें अभी चल रहा है व्याकरण। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी व्याकरण चल रहा है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि सर जिस तरीके से KVS TGT का आपने एक लेक्चर पब्लिश कर दिया है, ठीक उसी तरीके से KVS PGT का भी एक लेक्चर पब्लिश कर दीजिए जो हमारे पाठ्यक्रम में विधाएं लगी हैं उन पर। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश किया है। इन दोनों रचनाओं को आप लोग देखिए। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सर ये रचनाएं लगी हैं, किताबें तो दे ही दी गई हैं पाठ्यक्रम में और इन विधाओं को पढ़ लिया जाए, बहुत आसान है इस बार। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अपने मन से खुद सोचिए, खुद आप विचार कीजिए कि जो ये आपके पाठ्यक्रम में दे दिया गया है, जैसे आरोह भाग 1 है, आरोह भाग 2 है, कक्षा 11 की पुस्तक है, कक्षा 12 की पुस्तक है। आपको प्रेमचंद का नमक का दरोगा दे दिया गया पढ़ना है, मियां नसीरुद्दीन है, अपू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, गलता लोहा, रजनी, जामुन का पेड़, भारत माता जैसे विधाएं दे दी गई हैं, कबीर की पंक्तियाँ, मीरा की पंक्तियाँ, ऐसे जो पंक्तियाँ दी गई हैं। क्या सिर्फ यही पूछा जाएगा? अगर सिर्फ यही पूछा जाएगा तब तो मुझे लगता है कि 90 से 95% लोग इसी किताब को लेकर पढ़ लेंगे और सबका हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और जो पाठ्यक्रम में दिया जाता है उससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप हायर के बारे में जानते ही होंगे, नेट के बारे में जानते ही होंगे, सबका पाठ्यक्रम दे दिया जाता है, विधाएं दे दी जाती हैं। लेकिन नमक का दरोगा अगर आपके पाठ्यक्रम में है तो इसका मतलब कि प्रेमचंद की जो और रचनाएं हैं, प्रेमचंद के बारे में प्रश्न पूछा ही जाना है। मियां नसीरुद्दीन से प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में कृष्णा सोबती से प्रश्न रहेगा, उनकी रचनाओं से प्रश्न रहेगा। सिर्फ नमक का दरोगा पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, या सिर्फ मियां नसीरुद्दीन पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, या मनु भंडारी का केवल रजनी पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। हाँ, मनु भंडारी की और जो रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। या अगर काव्यखंड दे दिया गया आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन का, तो हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय या एक गीत से ही प्रश्न नहीं रहेगा, हरिवंश राय बच्चन की और रचनाओं से भी प्रश्न रहेगा। हरिवंश राय बच्चन को किसने क्या कहा है, इनका जन्म काल क्या है, किस समय के ये कवि हैं, ये सारी चीज पूछी जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो इतना आसान नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए कि जो विधाएं आपके पाठ्यक्रम में है उस रचनाकार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है आपके PGT का, जिसमें से इसमें जो आप देख रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम है, लिंग है, भेद है, वचन है, कारक है, अव्यय है, निपात है, तो इस पर विशेषण है, विशेष है। अभी हमारे यहाँ यही पाठ्यक्रम में चल रहा है, यही पाठ्यक्रम में हमारे यहाँ चल रहा है। अभी तक रचना के आधार पर जो मूल शब्द हैं, व्युत्पन्न शब्द हैं, यौगिक, योगरूढ़, ये सारी चीज कराया गया। कल लोगों को प्रत्यय उपसर्ग दिया गया, फिर समास दिया जाएगा, कल दिया जाएगा लोगों को। विशेषण विशेष हो चुका है, लिंग वचन पर आधारित कल लेक्चर हो गया है, आज कारक पर आधारित लेक्चर लोगों को दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी इसी पर आधारित चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णा सोबती, सबसे पहले इनकी जो रचनाएं हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनका जन्म 1925 ईस्वी में और देहांत 2019 में हुआ। इन्होंने अपनी रचनाओं में महिला सशक्तिकरण और स्त्री जीवन के जटिलताओं का जिक्र किया है। उन्हें राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर अपनी मुखर राय के लिए जाना जाता है।
इन्होंने बहुत सारी विधाएं लिखी हैं, लेकिन इन्हें मुख्यतः आख्यायिका लेखक के रूप में जाना जाता है। भाई कहानी को आख्यायिका भी कहा गया है, कहानी को गल्प भी कहा गया है, ध्यान रखना। तो इन्हें आख्यायिका लेखिका के रूप में जाना जाता है। इनकी पहली कहानी कौन सी है? अगर परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान देना, लामा कहानी इनकी पहली कहानी है। 1950 में लामा कहानी से साहित्यिक सफर करने वाली कृष्णा सोबती महिलाओं की आज़ादी और न्याय की पक्षधर हैं। उन्होंने समय और समाज को केंद्र में रखकर अपनी रचनाओं में एक युग को जिया है। वैसे इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं, जिस तरीके का विषय वस्तु इन्होंने चुना है उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से इन्होंने लिखा है और जो लोगों को समाज में एक सीख दी है, इसलिए उन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि कृष्णा सोबती को एक अपरिभाषित बांधवी भी कहा गया है। एक अपरिभाषित लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आप लेक्चर देखने बैठें, हमारे लेक्चर को जब भी देखने बैठें, आप कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी पीडीएफ में नहीं है अलग से बताया जाए, उसे आप लिख सकें। एक अपरिभाषित बांधवी किसे कहा गया है? तो कृष्णा सोबती को कहा गया है। किसने कहा है? कितने लोगों को पता है? मैं बता दूं या फिर आप कमेंट में बताएंगे आप लोग? चलिए मैं बता देता हूं, लेकिन ध्यान रखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको पता था या नहीं कि कृष्णा सोबती को किसने एक अपरिभाषित बांधवी कहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नरेश मेहता लिख लीजिए, नरेश मेहता। नरेश मेहता ने कृष्णा सोबती को एक अपरिभाषित बांधवी कहा है। ठीक है, लिख लीजिए। कृष्णा सोबती का नाम अक्सर उन लेखक या लेखिकाओं की सूची में शामिल है जिन्होंने देश के विभाजन, धर्म, जाति और खासकर स्त्री के अधिकारों के मुद्दों पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी जो रचनाएं हैं, जो कहानी है, कहानी संग्रह हैं, वो कुछ इस प्रकार है, जैसे बादलों के घेरे, डार से बिछड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, ए लड़की, जैनी मेहरबान सिंह, सिक्का बदल गया, ये तो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है, दादी अम्मा, मेरी माँ कहाँ, जिंदा रुख, पितृहत्या, आज़ादी सम्मोजान की, बदली बरस गई। तो ये सब रचनाएं इनकी हैं। भले ही आपके पाठ्यक्रम में मियाँ नसीरुद्दीन है, लेकिन इनकी जो कृष्णा सोबती की और रचनाएं हैं, इन रचनाओं पर भी आपका खास ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा इनकी जो उपन्यास हैं, जैसे सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, समय सरगम, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरजमुखी अंधेरे के भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। जिंदगी नामा, समय सरगम, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, ये सब के सब रचनाएं पूछी गई हैं और पूछी जाती भी हैं। वैसे इस पे इस तरीके का भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कृष्णा सोबती का कौन सा उपन्यास है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कितने लोगों को पता है कि कृष्णा सोबती का कौन सा उपन्यास है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वह है जिंदगी नामा। ऐसे ही जो मित्रों मरजानी है, इसमें स्त्री पुरुष संबंधों की साहसपूर्ण कहानी है इस उपन्यास में, और इसीलिए आप देखेंगे इस उपन्यास को लघु उपन्यास भी कहा जाता है। ये लघु उपन्यास, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि कृष्णा सोबती की कौन सी रचना है जिसे लघु उपन्यास भी कहा जाता है? तो मित्रों मरजानी लिख लीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला? जिंदगी नामा पर। लघु उपन्यास किसे कहा जाता है? मित्रों मरजानी। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती का। इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इनका यात्रा आख्यान है बुद्ध का कमंडल लद्दाख, विचार, संवाद और संस्मरण, इनकी जो रचनाएं हैं। जैसे हम हसमत, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हम हसमत के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। या
जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं, मियां नसीरुद्दीन, जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं, मियां नसीरुद्दीन किस में संकलित है? तो हम हसमत में संकलित है। अब जो आपके पास किताब है आरोह भाग 1 कक्षा 11 की जो किताब है, अगर वह आपके पास है तो आपको सिर्फ उस किताब में मिलेगा कि मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत में संकलित है। लेकिन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मियां नसीरुद्दीन हम हसमत के किस भाग में संकलित है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, अब आप कहेंगे ये तो किताब मैंने खरीद लिया था लेकिन मुझे तो मिला नहीं। आप यह भी नहीं क्लेम कर सकते हैं कि मियां नसीरुद्दीन से यह पूछा गया प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इन चीजों पर भी आपका खास ध्यान होना चाहिए। मियां नसीरुद्दीन हम हसमत भाग 1 में संकलित है। यह भाग 1 में संकलित क्रम से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाग 1 में संकलित है, क्रम से यह किस क्रम पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ ऐसे अगर क्रम से पूछ लिया जाए तो क्रम से अगर देखें तो चौथा होगा। खैर अभी इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। सोबती एक सोबत, शब्दों के आलोक में, सोबती वैध संवाद, मार्फत दिल्ली, लेखक का जनतंत्र, मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, तो ये रचनाएं इनकी हैं। अब आ जाते हैं मूल रचना आपके जो पाठ्यक्रम में लगी है मियां नसीरुद्दीन। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हम हसमत भाग 1 में संकलित है। देखिए मैंने यहां पर दे दिया कि भाग 1 में संकलित है और इसमें कुल लेख कितने संस्मरण संकलित हैं, तो 22। जैसे पहला है निर्मल वर्मा, दूसरा है रमेश पटेरिया, तीसरा है भीष्म साहनी और चौथा है मियां नसीरुद्दीन, पांचवा है कृष्ण बलदेव वैद, ऐसे छठा, सातवां, आठवां करके कुल 22 इसमें संकलित हैं। ये जो कहानी है, जो संस्मरणात्मक लेख है, इसमें कृष्णा सोबती ने दिखाया है कि लोगों को अपने कार्य की कुशलता और अच्छाई बतानी चाहिए तथा अपने परंपरागत कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी में जो 70 वर्षीय मियां नसीरुद्दीन हैं, उनके 3 पीढ़ियों का जिक्र है। मियां कल्लन जो कि नसीरुद्दीन के दादा हैं, मियां बरकत जो कि नसीरुद्दीन के पिता हैं। 3 पीढ़ियों की जिक्र की गई। वर्तमान में मियां नसीरुद्दीन की आयु कितनी है, तो 70 वर्ष है। कितनी आयु है? 70 वर्ष है। लेकिन इनके जो दादाजी थे, इनके जो पिताजी थे मियां बरकत की कितने वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, तो उनकी आयु 80 वर्ष थी तब उनका निधन हुआ था, मियां बरकत का, यानी मियां नसीरुद्दीन के पिता का। अभी ये पूरी कहानी आपको देंगे। ये कहानी नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन और उनके ख़ानदानी व्यापार पर आधारित है। ये कहानी दिल्ली के जामा मस्जिद के पीछे मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की है। इसमें मियां नसीरुद्दीन अपनी ख़ानदानी व्यापार में लगे हैं, जो 56 तरह की रोटियां बनाते हैं। इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में लेखिका और मियां नसीरुद्दीन हैं। अन्य पात्रों में आप देखेंगे, यह गौड़ पात्र आप कहें तो मीर साहिब हैं, मियां रहमत हैं, मियां कल्लन, मियां बरकत, बब्बन मियां, ये लोग हैं। जिनमें से जो बब्बन मियां हैं वो कारीगर हैं, जो मियां नसीरुद्दीन के यहाँ काम करते हैं। मियां नसीरुद्दीन के यहाँ कारीगरी का जो खर्च है वो इस प्रकार कुछ है। उन्होंने बताया कि 2 रुपये मन के हिसाब से आटे की जो मजदूरी दी जाती है, और अगर मैदा है तो 4 रुपये मन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। जो मियां नसीरुद्दीन हैं उनका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार है, वो स्वभाव में स्नेह कम, रुखाई अधिक है उनके। अपने आप को पंच हजारी के समान समझते हैं। देखिए जब पंच हजारी के समान बात आती है तो एक चीज़ और आपको बता दें कि उनसे जब पूछा जाता है तो इस तरीके से सर हिलाते हैं जैसे सुकरात। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मियां नसीरुद्दीन कहानी में किसके तरह मियां नसीरुद्दीन सर हिलाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सुकरात। कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप सुकरात की बात जरूर करेंगे, वहां पर देखेंगे आप कि सुकरात की बात की गई है।
हाजिर जवाब व्यक्तित्व के धनी हैं, उनका व्यक्तित्व साधारण है, वह बीड़ी पीते। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर इसका जिक्र आपने क्यों कर दिया? इसलिए क्योंकि विकल्प में पूछा जा सकता है, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वो क्या पीते थे। तो ज़्यादातर लोग, अगर हुक्का विकल्प में दिया गया है, तो मुस्लिम समुदाय में पहले क्या होता था कि लोग हुक्का ज़्यादा पीते थे। ठीक है, तो लोग इस पर ज़्यादा अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन नहीं, कहानी में पूरी तरीके से आपको दिखाया गया कि वो बीड़ी पीते हैं, एक बीड़ी सुलगाते हैं, सुलग रही होती है, ख़त्म होती है, लेखिका से बात कर रहे होते हैं, तब तक दूसरी बीड़ी सुलगाते हैं। तो वहाँ पर इसकी चर्चा 2-3 बार हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दिया है। वह बातूनी और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे। उनकी आयु 70 वर्ष की थी। वह अपने बुजुर्गों की बड़ाई करते थे। देखिए, जब बड़ाई की बात आती है तो ये कहते हैं लेखिका से कि हम लोग ऐसे ही नहीं काम करते हैं, ख़ानदानी है। एक बार की कहानी मैं आपको बताऊं, मतलब लेखिका से कहते हैं कि एक बार की कहानी मैं आपको बताऊं, हमारे ख़ानदान में ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ये जो हमारा व्यापार है, जो हमारा कार्य है नानबाई का, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आप सुनेंगी तो आपका दिमाग भी चक्कर काट जाएगा। एक बार हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा कि मियाँ नानबाई, कोई नई चीज़ खिला सकते हो? तो उन्होंने कहा, हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। तो बादशाह सलामत ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से पके। तो लेखिका कहती है कि क्या उनसे बनी थी ऐसी चीज़? तो मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं, भाई क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। तो इस तरीके से उन्होंने कहा और बताया कि ऐसा ही नहीं है, बहुत पहले से ये हमारे यहाँ ख़ानदान चल रहा है, बादशाहों को खिलाया जाता है। और जब अंत में बादशाह का नाम पूछा जाता है कि आखिर किस बादशाह के यहाँ ये दिया गया था या किस बादशाह ने कहा था, तो अब चूंकि उन्होंने गढ़ी गढ़ाई कहानी ऐसे बता दी थी, अपने बुजुर्गों की बड़ाई के लिए उन्होंने बता दी थी, तो वो बादशाह का नाम नहीं बता सकते हैं। कहते हैं कि नाम जानकर आप क्या करेंगी, दिल्ली के बादशाह ही थे बस। कहते नहीं, उनका नाम बताइए कौन है वो? तो कहते जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही तो हैं। तो कहते कौन? बहादुर शाह जफ़र। तो इस पर वो मियाँ खींच जाते हैं, खींच कर और पलट जाते हैं, फिर वही बात करने लगते हैं। तो बादशाह का नाम नहीं बताते हैं, कहीं पर कोई बादशाह का जिक्र नहीं किया गया है इनके द्वारा, मियाँ नसीरुद्दीन के द्वारा। वह अपनी ख़ानदानी रोजगार की बड़ाई करते हैं, जैसा कि मैंने अभी इस पॉइंट में बताया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये संक्षेप में मैंने पूरी आपको कहानी बताई। अब अगर आपको पूरी कहानी पढ़नी है, आपके पास PDF है या ये किताब आपने ख़रीद ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं खरीदी है तो किताब खरीद लीजिए, या अगर आप हमारे यहाँ जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ जुड़ेंगे तो ये पूरी की पूरी कहानियाँ आपको प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएंगी। उसको आप पढ़िए और फिर उसके बाद इस पर आधारित वीडियो लेक्चर पूरा आपको मिलेगा। जिस तरीके से आपने देखा, मैंने एक एक पॉइंट समझाया है। बहुत बड़ी कहानी नहीं है मियाँ नसीरुद्दीन। अभी इस वीडियो के बाद में जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको ये पूरा का पूरा PDF भेज दिया जाएगा, जिससे वो इसको पढ़ सकें। और फिर इसी पर आधारित रात में लाइव कक्षा जो होती है, उस लाइव कक्षा में इस पर होने वाले जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न बता दिए जाएंगे लोगों को। और ऐसे ही बात करते हैं हम लोग। दूसरी जो कहानी है नमक का दारोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का है, उस पर आधारित प्रेमचंद के बारे में पहले जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ, उनका देहांत 1936 में हुआ। वो वाराणसी के लमही गांव के रहने वाले थे, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय, उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। हिंदी में रचित उनकी पहली कहानी कौन सी है, इस पर कई लेखकों और विचारकों का मतभेद है, लेकिन सर्वमान्य मत की अगर हम बात करें तो हिंदी में रचित उनकी पहली कहानी है सौत। उर्दू में लिखित पहली कहानी संग्रह उनका है सोजेवतन, जिसमें कुछ इस प्रकार की कहानियाँ संकलित हैं। 5 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। सोजेवतन है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ये कहानियाँ
प्रथम उर्दू की प्रथम कहानी संग्रह सोजेवतन में संकलित है। पंच परमेश्वर कहानी में ग्रामीण जीवन और आदर्शों का चित्रण है। प्रेमचंद उपनाम से लिखी उनकी पहली कहानी कौन सी है? तो ममता है। वर्णात्मक शैली में लिखी उनकी कहानियाँ ढपोर पंख है, विद्रोह है, रामलीला है, बड़े भाई साहब है। वहीं संवादात्मक शैली में लिखी कहानी है कानूनी कुमार, जादू। डायरी शैली में लिखित कहानी मोटेराम शास्त्री की डायरी। पत्रात्मक शैली में लिखित कहानी दो सखियां और कुसुम। इनकी प्रमुख कहानियां कुछ इस प्रकार हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे सौत कहानी है, पंच परमेश्वर है, बलिदान है, आत्माराम है, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, ग्रहदाह, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, उद्धार, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलग्य ओझा, पूस की रात, ताइवान, नमक का दरोगा, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन। तो ये कहानियाँ कुछ प्रमुख हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। वैसे इन्होंने तो लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो कि मानसरोवर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 ऐसे 8 भाग में संकलित हैं, जो 300 कहानियाँ हैं। लेकिन 300 कहानियों में कौन सी प्रमुख है, कहाँ कहाँ से अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, उन्हीं कहानियों की मैंने यहाँ पर बात की है और वही मैंने यहाँ पर आपको दिया है। आप देखेंगे कि जैसे ईदगाह है, कफन है, ये सब कहानियाँ हैं जो पाठ्यक्रम में है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, हायर के पाठ्यक्रम में है। अन्य स्टेट की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं वहाँ के पाठ्यक्रम में आपको मिलेगा। सवा सेर गेहूँ आपको मिलेगा, माता का हृदय मिलेगा, पूस की रात मिलेगा, नमक का दरोगा आपके पाठ्यक्रम में है, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। नमक का दरोगा, जिसका उद्देश्य यानी इस कहानी का उद्देश्य है ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण करना। इस कहानी की मूल संवेदना है समाज और शासन प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को उजागर करना और उस पर व्यंग कटाक्ष करना है। इस कहानी में धन के ऊपर धर्म यानी कर्तव्य की जीत दिखाई गई है तथा मानव मूल्यों के आदर्शों के रूप में दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। इस कहानी में चित्रित स्थान की अगर हम बात करें तो इसमें चित्रित स्थान आप देखेंगे कानपुर है, दातागंज है। चित्रित नदी जमुना नदी। पात्रों में 4 ये पात्र हैं। नमक का दरोगा जो कि वंशीधर हैं, पंडित अलोपीदीन जो नमक के व्यापारी हैं, बूढ़े मुंशी जो वंशीधर के पिता हैं और जमादार बदलू जो वंशीधर का सहायक है। ये इसमें पात्र हैं। वैसे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये अभी तो मैंने केवल पब्लिश किया है, अभी हमारे यहाँ मैंने पहले ही आपको बताया कि व्याकरण की कक्षाएं चल रही हैं। लगभग ये मानकर चलिए कि 22 या 23 तक व्याकरण की कक्षाएं चलेंगी। आज 18 है, 19, 20, 21, 22, हाँ 22 दिसंबर तक व्याकरण की कक्षाएं चलेंगी। 22 के बाद में 23 दिसंबर से आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हैं उन रचनाओं पर आपको कक्षा मिलेगी। डेली 2-2 रचनाएं मिलेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आज आपको मिला है कल फिर मिलेगा, परसों फिर मिलेगा, नहीं। ये केवल मैंने वीडियो रेंडमली बीच में ऐसे डाल दिया है ताकि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि सर किस तरीके का प्रश्न आएगा, कैसे हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, या डेमो हमको मिल जाए, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। उसके लिए जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन हो चुका है वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। अभी आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, 22 दिसंबर तक आप व्याकरण पढ़ेंगे और 23 दिसंबर से आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हैं जिनमें से 2 आज आपने देखा, ऐसे 2 आपको 23 दिसंबर को मिलेंगी, ऐसे 24 को मिलेंगी, 25 को। तो यही क्रम लगातार चलता रहेगा। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और KVS PGT या TGT आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हायर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या UGC नेट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर हमारे फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको अलग से किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी।
अलग से कुछ भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जितनी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी हमारे यहाँ से, सिर्फ वही आपको पढ़ना है। तो चलिए इसी कहानी में हम लोग आगे देख रहे हैं कि कहानी उस समय की है जब ये कहानी लिखी गई, नमक का दरोगा। तो उस समय की ये कहानी है जब समाज में जो फारसी भाषा थी, फारसी का प्रबल था, फारसी पूरी तरीके से बोली जाती थी, समझी जाती थी। मैंने यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले की कक्षा में 20 प्रश्नों की जो सीरीज आप लोगों को दी जा रही है, वहाँ मैंने समझाया था कि जिस समय फारसी अपने चरम सीमा पर थी, लोग अपने बच्चों का नाम मुंशी रखने लगे थे। मुंशी दीनदयाल, मुंशी रामदयाल, मुंशी दीनानाथ, है ना। तो वही फारसी का प्रभाव था, फारसी प्रबल थी। इसमें इसी कहानी में आप देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत में समानता कहा गया। उस समय समाज में प्रेम कथाएं और श्रृंगारिक काव्य की महत्ता थी। प्रेम कथाएं और श्रृंगारिक काव्य की महत्ता हमको यहाँ से भी पता चलती है कि जब मुंशीधर जुलेखा की विरह कथा लिखते हैं, लैला और मजनू का प्रेम वृत्तांत लिखते हैं, नल नील की लड़ाई की कथा सुनाते हैं, तो यहाँ से हमको ये पता चलती है कि प्रेम कथाएं और श्रृंगारिक काव्य बहुत ही महत्व था इसका उस समय। बंशीधर के पिता जो वृद्धावस्था में थे, उन्होंने वृद्धावस्था को कगारे पर का वृक्ष कहा है। बंशीधर के पिता के द्वारा कहे गए इन कथनों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर ये चीज़ देखा जाता है कि जो केंद्रित है, जिस पर कहानी केंद्रित है, वहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इनके द्वारा कहे गए जो कथन है उस पर प्रश्न जरूर आएगा, 100% इस चीज को मानकर चलिएगा। वृद्धावस्था को कगारे पर का वृक्ष कहा है। नौकरी के जो ओहदे हैं, जो पद हैं, उन पदों को पीर का मजार कहा है। जो मासिक वेतन है उसे पूर्णमासी का चांद कहा है। जो ऊपरी आय है उसको बहता हुआ स्रोत कहा है। जो ऊपरी आमदनी है उसे कहा गया कि ईश्वर दत्त है, ईश्वर द्वारा दिया जाता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है बेटा। इसे मेरी बात को गांठ बांध लो, मेरी बात को मान लो, मैं समझा रहा हूं। और जो वेतन होता है वो मानव प्रदत्त होता है, वो पूर्णमासी का चांद होता है, मानव प्रदत्त होता है, मानव द्वारा दिया जाता है। और लड़कियों को बढ़ना, उन्होंने कहा कि घास फूस की तरह बढ़ती हैं लड़कियां। तो यह सब बंशीधर के पिता का कहना है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उनका कहना था कि स्वर्ग में लक्ष्मी का ही राज्य है। यानी अगर कोई भी अधिकारी हो, कैसा भी अधिकारी हो, अगर उसे रिश्वत देना है, उसे घूस देना है, आप घूस दीजिए और जैसा भी काम हो सारे काम करवा सकते हैं। लक्ष्मी का राज है, ये उनको इतना विश्वास था। कहते हैं चाहे कोई कर्तव्य हो, चाहे कोई धर्म हो, सबके ऊपर अगर किसी के द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है तो वह लक्ष्मी के द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। लेकिन उनका यह विश्वास इस नमक का दरोगा कहानी में खंडित होता है और कर्तव्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, भ्रष्टाचार की हार होती है। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर को घाट का देवता कहा है। घाट, कौन सा घाट, किस नदी का घाट? तो नदी जो बह रही होती है, जमुना नदी की जो बात की गई है, जमुना नदी पर जब नमक से लदी बैलगाड़ियां जा रही होती हैं और वहीं पर ये पहुंच जाते हैं, देखते हैं पंडित बंशीधर, तो अलोपीदीन उन्हें कहते हैं कि भाई कोई कैसे जा सकता है जब तक घाट के देवता को चढ़ावा न दिया जाए। तो बंशीधर को घाट का देवता कहा है। इस कहानी में कर्तव्य यानी धर्म के प्रतीक के रूप में बंशीधर हैं, तो भ्रष्टाचार, धन भ्रष्टाचार के वाहक के रूप में पंडित अलोपीदीन सहित सरकारी अमला सभी शामिल हैं। अंत में कर्तव्य की जीत होती है और अलोपीदीन ने बंशीधर को 6,000 रुपया वार्षिक अपना मैनेजर बनाते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो मैंने संक्षेप में आपको बताया। अब अगर आपको पढ़ना है नमक का दरोगा कहानी, तो नमक का दरोगा ये पूरी की पूरी कहानी है इस PDF में। जितने भी लोगों को चाहिए, आज ये वीडियो पब्लिश है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोगों को चाहिए आप हमारे इस नंबर पर, नंबर लिख लीजिए
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पर आप KBS PGT लिखकर मैसेज कर दीजिए, आपको ये PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको तो भेजा ही भेजा जाएगा। खैर, तो इस चीज़ का ध्यान रहे आप लोगों को कि अगर एडमिशन लेना है तो भी आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, सारी जानकारी दे दी जाएगी। और डेमो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मिल गया होगा। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि सर डेमो चाहिए, वैसे मेरा मानना तो यह है कि डेमो वगैरह कुछ नहीं होता है। वीडियो इसीलिए पब्लिश ही किया जाता है बीच बीच में, ताकि लोग देख सकें। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी पब्लिश वीडियो के साथ, आप लोगों के साथ किसी और दिन। आप लोगों ने समय दिया अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपना कमेंट करना ना भूलें, प्रतिक्रिया व्यक्त करना ना भूलें। प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, जो भी चीज़ें पूछी गई हैं उसे जरूर बताएं।